हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन पर सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फर्स्ट वन। एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। मैंने मान लिया 5 kg का है। म्यू एस इसका मैंने मान लिया 0.3 एंड म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 बिटवीन दीज टू सरफेसेस। ठीक है, तो जब म्यू एस म्यू के आपके लिए मिल गया तो म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यानी कि ये सेल्फ एडजस्टेबल रहता है मैग्नीट्यूड में। मैक्सिमम कितना लगेगा वो हम देख सकते हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ तक इसको इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन के लिए रोकेगा। नॉर्मल एक्शंस पे ऊपर लग रही होगी और 5g नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और f आगे लग रहा होगा। तो n विल बी इक्वल टू 5g, दैट इज 50। ओके, अब सबसे पहले कैलकुलेट करिए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एस इंटू एन। इतना स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में अवेलेबल होगा। एफ एस मैक्स जरूरी नहीं कि पूरा लग रहा हो, बट अवेलेबिलिटी आपके पास इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितनी है, दैट इज 0.3 इंटू 50, दैट इज 15 न्यूटन। ओके, और एफ के काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, ये 0.2 इंटू 50, दैट इज 10 न्यूटन। अभी कौन सा लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा वो हम लोग कमेंट्स नहीं कर सकते। वो कमेंट्स कब करेंगे, जब हम लोग ये देखें कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज 5 kg। और मान लो फर्स्ट प्रॉब्लम में एफ इज इक्वल टू लग रहा है आपका, मैंने मान लिया 12 न्यूटन। ओके, इस केस में 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में अवेलेबल फोर्स कितना है, मैक्सिमम 15 न्यूटन। तो क्या करेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में रहेगा और कहाँ तक बढ़ेगा, केवल 12 न्यूटन तक ही बढ़ेगा। तो इसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊँगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज 12 न्यूटन ओनली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल फोर्स 12 न्यूटन और अवेलेबल मैक्सिमम कितना 15 न्यूटन लग जाएगा। तो 15 न्यूटन अगर इधर लग जाएगा तो ये इधर मूव करने लगेगा, बट ऐसा फ्रिक्शन फोर्स अपने आप से कभी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में इसका एक्सेशन कितना रहेगा, ब्लॉक का 0 रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, बोलो। यहाँ पर गलती कर देते हैं लोग, अपना लगा देते हैं कि चलो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 15 न्यूटन लग रहा होगा। भाई 15 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल है, अब वो अपने आप हिसाब से एडजस्ट करता है। तो अगर आगे आपका 12 न्यूटन आ रहा है तो ये केवल 15 न्यूटन में से केवल 12 न्यूटन ही आपको सप्लाई करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा दैट विल बी 12 न्यूटन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट केस में मैंने मान लिया कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो मैंने 12 न्यूटन से बढ़ा के मैंने कर दिया मैंने कर दिया 20 न्यूटन। ठीक है, अब 20 न्यूटन कर दिया, इस केस में क्या रहेगा, 20 न्यूटन कर दिया तो मेरे पास एफ एस मैक्स कितना था, 15 न्यूटन, बट ये उससे ऊपर लग गया तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर से गायब हो जाएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा एफ के, दैट इज एफ के कितना आया था देखो 10 न्यूटन। तो केवल 10 न्यूटन फोर्स लगेगा फ्रिक्शन और ये आ गया 20 न्यूटन। और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, नॉर्मल तो सेम ही रहेगी। तो 20 माइनस फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा था, 12 न्यूटन से मैंने बढ़ा के 20 न्यूटन कर दिया। तो 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन। तो ए विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया,
दैट इज 10 न्यूटन। ओके, तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल आपको कैलकुलेट करना है, और जितने की रिक्वायरमेंट होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही वहाँ पर लग जाएगा, बट मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जो मैक्सिमम अवेलेबल आ गया 15 न्यूटन या जो भी आ गया वो वहाँ तक ही बढ़ सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके आगे क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने एक एंगल हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा पर फोर्स लगाया है, और हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, नॉर्मल डायरेक्शन और फ्लेक्शन फोर्स। नॉर्मल है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फोर्सेस को आपको दो डायरेक्शन में तोड़ना है, एक तो अलोंग द मोशन दैट इज एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एक उसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन ग्राउंड लगा रहा होगा इस पर एन, और ग्राउंड इसको ग्रेविटी से पुल कर रहा होगा एम जी, और रिलेटिव मोशन अगर स्टार्ट हो गया है तो दैट इज, या स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टैटिक लग रहा होगा, और स्टार्ट हो गया होगा तो एफ के लग रहा होगा, काइनेटिक और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल डायरेक्शन निकल के आ गया। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू, सिंपली मैं लिख देता हूँ म्यू इंटू के, म्यू इंटू एन। जैसा होगा स्टैटिक होगा तो स्टैटिक लगा लेंगे, काइनेटिक होगा तो काइनेटिक। तो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये तो इधर लग गया एफ कॉस थीटा, और फ्रैक्शन फोर्स इधर लग रहा है। तो जो एंगल पे हमने फोर्स लगाया था उसके कारण क्या हो रहा था कि नॉर्मल डायरेक्शन तो कमज़ोर हो रही है, बट ये वाला फोर्स भी कमज़ोर हो रहा था। अगर आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे तो नॉर्मल डायरेक्शन उतनी आ रही थी, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जब मैंने एंगल फोर्स का इधर कर दिया तो नॉर्मल डायरेक्शन कमज़ोर हुई थोड़ी सी, एम जी नॉर्मल रहती थी माइनस एफ साइन थीटा हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स भी कमज़ोर हुआ, ये भी कंपोनेंट कमज़ोर हुआ। तो एक पर्टिकुलर एक एंगल आता है थीटा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिए हुए उससे कैलकुलेट करते हैं कि जहाँ पर कि मिनिमम फोर्स लगाने से वो चीज़ मूव कर सकती है। ये बात आपको एक कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर मूवमेंट क्या होना चाहिए, फॉर मूवमेंट एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एफ आर। अगर ये कंडीशन पूछा जाता कि कब मूव करेगा तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस फोर्स पे ये करना लगेगा। तो ये देखो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी। तो ये वाला फोर्स आ गया, इतने फोर्स से आप ज़्यादा लगाएंगे तब ये इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर लगा रहे हैं हम लोग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल रिएक्शन में भी आ जा रहा है, दैट्स वाई फ्रिक्शन फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ के पास है, तो आप देख सकते हैं अगर एफ कॉस थीटा उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, तो ये रिलेटिव मोशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरह से जो एंगल पर कोई फोर्स लग रहा है उन प्रॉब्लम्स के लिए अप्रोच हम इस तरह से करेंगे। अब हम करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर रखा हुआ है कोई ब्लॉक रखा हुआ, ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये है थीटा एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, मास इसका एम है, एक ब्लॉक प्लेस्ड है। तो ऑब्वियस होगी इसकी टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ डायरेक्शन मूव करने की, तो इस पर क्या होगा, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। आपको दिमाग में रखना हमेशा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट।
जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक आपको पिक्चर में क्या रहेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मैंने एफ बना लिया। इसमें mg नीचे लग रहा होगा और जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो इधर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और इसके परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा mg cos थीटा और ये आ जाएगा mg sin थीटा, और नॉर्मल डायरेक्शन ये सरफेस इस पे ऊपर लगाएगी, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इफ ब्लॉक इज स्टेशनरी और म्यू भी दे दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अरे जब मूव नहीं कर रहा है तो नीचे के लिए ड्राइविंग करने के लिए फोर्स कितना है, mg sin थीटा है। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अवेलेबल हमारे पास कितना रहेगा, एफ आर मैक्स अवेलेबल, दैट इज स्टैटिक फोर्स, दैट रहेगा म्यू एस इंटू एन। और एन कितना होगा, ये तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, एन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अवेलेबल हो जाएगा एफ आर म्यू एस इक्वल टू म्यू एस, एफ आर मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। इतना फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होगा। ऑप्शन में आपको दिया है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स है, ये ऑप्शन दे दिया तो आप मैक्सिमम लोग ये लगा के आ जाते हैं, बट ये गलत है। ये तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से लगेगा। वो कहला कि अगर मूव ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एफ आर उतना ही लग रहा है कि जितना रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कितना है, एम जी साइन थीटा का। तो एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एक्टिंग एफ आर ये इतना ही एक्ट कर रहा होगा, बाकी का बचा रखा होगा, अवेलेबल इतना है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पर रखिए। तो आपको इस तरह से सॉल्व करके देखना है कि ये कितना रिक्वायरमेंट है और कितना अवेलेबल है मेरे पास। ये दिमाग में हमेशा ही रखना, अवेलेबिलिटी इतनी। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो लग ही जाएगा पूरा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लगेगा और मैक्सिमम तक पहुंच सकता है जितनी मेरे पास अवेलेबल है। आफ्टर दैट उनके बीच में स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट और स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस केस में क्या है कि भाई एक ब्लॉक रखा और ये ए एक्सलेशन से बेज इधर मूव कर रहा है। उस समय आपको हम लोग निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट जस्ट मैं आपसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल पर कि कैसे अप्रोच कर रहा है। ओके, इसके फ्रेम में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो क्या करना है, इसका जब भी मैं एफ वी डी बनाऊँगा तो इसमें जो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी लग रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसके अलावा क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इस पर एक इनर्शियल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सीलरेशन होता है उसके अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिस ब्लॉक पे लग रहा है उसका मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। स्यूडो फोर्स में मेरा पूरा वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये इसका एफ वी डी बन गया। मुझे सारे फोर्सेस को ब्रेकअप करना है। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा करिए और उसके परपेंडिकुलर, यही दो डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आता है, थीटा। तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा और इधर क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। इसके हो गया वो ये थीटा है तो ये आ जाएगा एम ए कॉस थीटा और ऊपर पहुंच जाएगा एम ए साइन थीटा। ओके, लेट अस इक्वेट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एन आपके पास निकल के आ गया। यही हमारे पास नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने में यूज होता है, एम इंटू जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन निकल के आ गया। और अगर ये स्टेशनरी है, अभी मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स, इफ
ब्लॉक इज स्टेशनरी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, एफ आर विल बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, बट अवेलेबल मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स, पूरा अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ आर मैक्स, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इसका मतलब ये नहीं पूरा लगेगा, बट अवेलेबल ये है, और वो अगर नहीं फिसल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स पूरा बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जस्ट इसको बैलेंस करते हुए, दैट इज म्यू एस इंटू एन, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये अवेलेबल हो गया। अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जा रही है, इफ रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स, उस केस में आपका एफ आर पूरा लगने लगेगा, दैट विल इक्वल टू एफ के, काइनेटिक आ जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, और इधर कितना लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ये लग रहा होगा। बाकी नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी, इस डायरेक्शन में कुछ मोशन नहीं हो रहा है, एन प्लस एम ए साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा। ओके, एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक जो हमें कैलकुलेट करना है, मैंने मान लिया ये हो गया बी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी उस केस में, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, दैट विल इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये बी एक्सीलरेशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट बेज। ग्राउंड को कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों का ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जो बी एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा माइनस म्यू के, और यह आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, वो एम से एम तो कैंसिल ही हो गया, एम डिवाइडेड बाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका एक्सीलरेशन ब्लॉक बी का आ गया इन दैट फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने इसको सॉल्व किया। इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, दैट इज दिस वन। लास्ट केस एक ये और एक ये, दो प्रॉब्लम और मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दो ब्लॉक रखे हुए हैं, किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं एक बार। इस पर एफ फोर्स लग रहा है, ये m1 मान लिया, ये m2 मान लिया, इसके बीच में स्ट्रिंग अटैच्ड है। इन दोनों के बीच में म्यू के 1 है फ्रिक्शन कोफिशिएंट और म्यू के 2 है। मैंने मान लिया रिलेटिव मोशन इसमें स्टार्ट है। अप्रोच करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले m1 ब्लॉक का बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर एफ इधर लग रहा होगा
टी इधर लग रहा होगा और एन ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसका इधर लग रहा होगा। और चूंकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है, m1g नीचे इधर, तो ये n1 विल बी इक्वल टू m1g और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इसका, म्यू के वन इंटू m1g। ओके, इसका मोशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन f माइनस टी माइनस म्यू k1 इंटू m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 इसका इक्वेशन बन गया। दूसरे ब्लॉक के लिए हम लोग बनाएंगे m2, इसमें t इधर लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन इसकी n2 ऊपर, m2g नीचे, फ्रिक्शन फोर्स पूरा लग रहा होगा इसमें, म्यू k2 इंटू n2। वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन बना लीजिए, n2 इज इक्वल टू m2 इंटू जी। तो कितना मोशन हो जाएगा बताइए, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स निकल के आ गया, तो T माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू k2 n2 दैट इज m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दो अननोन है, T और A, दोनों को सॉल्व करके हम लोग T एंड A वी कैन कैलकुलेट। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम एक टॉप से देख रहा हूँ, ये x है, ये y एक्सिस है। मैंने मान लिया x एक्सिस में इसमें 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, y एक्सिस में 5 न्यूटन का लग रहा है। ओके, तो इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और म्यू इसके बीच में दिया हुआ है, ये मान लो 2 kg का है, इधर 3 लग रहा है, इधर 4 लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेट दोबारा से सही कर लीजिए। ये 0.2 मैंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लिया, क्योंकि एक्साइड प्लेन रखा हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा वर्टिकल से तो इसमें नॉर्मल एक्शन कितनी आ रही होगी, नॉर्मल एक्शन विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू जी दैट इज 20। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.2 दैट इज 4 न्यूटन। अब इसमें 2 फोर्सेस लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट लगता है। 3 प्लस और 4 ये 90 डिग्री एंगल पे लग रहे थे, सिंपल ऐड नहीं कर सकते, तो वेक्टर फॉर्म करेंगे 4 और 3, 90 डिग्री एंगल पर है तो इजीली हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 5 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना है 4 न्यूटन, तो वो इधर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो मोशन का डायरेक्शन ये आ गया, इसका एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3/5 डायरेक्शन आ गया, एंड एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 नेट फोर्स, और मास इसका कितना लिया हम लोगों ने 2 kg इंटू ए, तो ए विल बी इक्वल टू 1/2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब था कि अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उनका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और उसके अपोजिट आपको वो लगाना है फ्रिक्शन फोर्स। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिए हैं, एक मान लो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, F1 इजिकल टू A1I प्लस B1J, F2 इजिकल टू A2I प्लस B2J। तो पहले आप निकालिए F रिजल्टेंट, F1 प्लस F2, वेक्टर में पूरा समझाया कैसे निकालना है, सिंपली आप इसको I का I के साथ ऐड कर लीजिए, A1 प्लस A2 इंटू आई कैप प्लस B1 प्लस B2 इंटू जे कैप। तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ गई, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड आप कहाँ से निकाल लेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन मोशन इसकी ये हो जाएगी। ओके, A1 प्लस A2 90 डिग्री पर, ये वाला कंपोनेंट हो गया, बाई कंपोनेंट हो गया B1 प्लस B2। दिस विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। ओके, ये वीडियो आप देखने के बाद
मैं कंफर्म हूँ कि आप लोगों से सिंपल इस टाइप की प्रॉब्लम्स फ्रैक्शन की सारी हो जाएंगी। आपको जो बात ध्यान रखनी है मेन वो रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, अवेलेबल मैक्सिमम अवेलेबल फ्रैक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट, जितना अवेलेबल है और एक्चुअल कितना रिक्वायर्ड है, एक्चुअल रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फोर्स। ये जब तक कि स्टैटिक है, दोनों मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, मतलब सरफेस मूव नहीं कर रही है बट टेंडेंसी है मूव करने की, उस समय के केस में आपको टेंडेंसी है। मैक्सिमम कैलकुलेट करना है म्यू एस इंटू एन, और कितना रिक्वायर्ड है वो उतना ही लग जाएगा। अगर रिक्वायर्ड मान लो ज़्यादा की आ रही है और अवेलेबल से ही वो ज़्यादा हो गया तो उसके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी और देन काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा और वो कांस्टेंट रहता है। डायरेक्शन क्या होती है, जो रिजल्टेंट फोर्स की आएगी और जिधर एक्सीलरेशन हो रहा हो उसके अपोजिट हो जाती है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना अगर ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि जो नए वीडियोज़ आएंगे उनका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा ताकि आप उससे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।